नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली एक स्टॉक के बारे में मैंने रील बनाया था जिसको 1 लाख व्यूज आए हैं, जहां पे मैंने बताया था 3 रुपए का स्टॉक सीधा 2.5 लाख रुपए तक चला गया है। जी हाँ, कल उसकी प्राइस थी 2,36,000, आज सीधा 2,48,000 हो चुकी है। इतनी ज्यादा बड़ी जंप इस स्टॉक में किस प्रकार से आई, क्यों आई, क्या रीजन था, ऐसा क्या है इस स्टॉक में जो सीधा 3 रुपए से 2.5 लाख तक चला गया। सिंपली मैं बता देता हूं, 2 साल पहले अप्रोक्सीमेटली मैंने इस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाया था मराठी संकेत चैनल के ऊपर। अभी भी वीडियो वहां पे वो है। उसका फेयर वैल्यूएशन मैंने निकाला था, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के करीब उसका वैल्यूएशन जाता है। उसके पीछे रीजन क्या था, कैसे मैंने वैल्यूएशन उसका कैलकुलेट किया था, क्यों मुझे वो कंपनी इतनी ज्यादा प्रीमियम लग रही थी, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के आपको बोला था। अब आप बोलोगे तो आपने क्यों नहीं परचेस किया। मैं उस वक्त कंसिस्टेंटली ऑर्डर लगाता रहता था, मुझे पहले पता नहीं था ये क्या चल रहा है इसमें। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया था। ऐसे ही रैंडमली सर्च करते करते मैं पेनी स्टॉक्स ढूंढ रहा था। बीच में हमने कुछ वीडियोस बनाए थे पेनी स्टॉक के ऊपर, सो दैट सर्च में वो आया था मेरे पास। तो मैं सर्च करते करते चला गया, मैंने देखा कि भाई साहब ये तो हीरा है। बट जब मैं बाय करने के लिए बाय होता ही नहीं था। मैं कंसिस्टेंटली डेली ऑर्डर लगाने की कोशिश करता था, बाय करूं यार, एक बार भी मेरी ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाई, बिकॉज वहां पे कोई भी सेलर नहीं था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली देखते कंपनी क्या करती है, बट उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ 67 लाख% का जंप सीधा आ चुका है। इलसिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये जो कंपनी है ना, ये एक्चुअली एज अ एनबीएफसी के अंडर आती है, या ये रजिस्टर्ड एज अ एनबीएफसी। आरबीआई का एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, वहां पे हम एनबीएफसी, मल्टीपल एनबीएफसी है जिसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया, अभी फिर से वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी इसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ के आसपास जाके टच हो चुका है। सो दैट यहाँ पे पी आपको दिख रहा होगा 23 है, जहां पे इंडस्ट्री पी 22 के आसपास नजर आ रहा है। सो अभी फिलहाल ये फेयर वैल्यूएशन पे आ चुकी है। सो ये कंपनी करती क्या है, तो इस कंपनी के अंडर जो मैनेजमेंट के लिए एसेट है वो अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ के एसेट है। वकील फैमिली की ये कंपनी है। अब आप बोलोगे वकील फैमिली कौन है। जो वकील फैमिली है ना, मतलब अरविंद वकील एशियन पेंट के फाउंडर थे। एशियन पेंट के फाउंडर होने की वजह से उनको कुछ एशियन पेंट के शेयर्स मिले, वो शेयर्स इस कंपनी के नाम पे है। अब वो कितने शेयर्स है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो अभय वकील वगैरह जो है, या वकील फैमिली जो है, ये मेजर शेयर होल्डर इस कंपनी में हमें नजर आते हैं। मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूं, सो दैट यू विल गेट टू नो कि उनके पास कितने स्टेक है। प्रमोटर के पास 75% है, सो दीपिका वकील के पास 47% है, वरुण वकील के पास 13% है, अमर के पास 7.5% है, अमृता के पास 6% है। सो ये मेजरली वकील फैमिली है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सेप्ट दैट वकील फैमिली, बाकी भी कुछ लोग हैं इसमें जिनके पास छोटे मोटे स्टेक इसके पड़े हुए हैं। पब्लिक के पास भाई साहब 25% है, क्योंकि जब मैंने रील बनाई तब कुछ लोगों ने बोला कि ये सब तो प्रमोटर फैमिली के पास है। बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, 25% बाहर भी है। मैं मान रहा हूं, चलो 25% में भी 15-10% बाहर के लोग इनके या अंदर के हो सकते हैं, तो 5-10% तो बाहर के लोग हो सकते हैं, आप जैसे और मेरे जैसे। सो उन लोगों की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। एक्चुअली कंपनी ने बहुत बार इसको डीलिस्ट करना चाहा, मार्केट से निकालना चाहा। शेयर होल्डर को बोला कि भाई साहब तुमको कितना पैसा चाहिए, पैसा ले लो और हमें यहां से कंपनी डीलिस्ट करने दो, हमें प्राइवेटली ये कंपनी चलानी है। एज लाइक रिचमी पे आप आते हो, इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इंश्योरेंस, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करवा के लेते हो, इसे कॉल करते हो, सारा कुछ आप हमारे ब्रांड से लेते हो, राइट। बट ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? बिल्कुल भी नहीं है। हम पैसा कमाते हैं? बिल्कुल कमाते हैं। बट वो पैसा किसे जाता है? मुझे जाता है। पब्लिक को देने का सवाल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर नॉट अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। सो दैट आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब भी मुझे कंपनी पब्लिकली लिस्ट करनी होती है, कंप्लायंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक चीजें होती है, बहुत ज्यादा फालतू का प्रेशर आ जाता है। सो अगर मैं पब्लिकली नहीं जाता तो मेरे फायदे का सौदा यह है कि जो भी है मैं क्लोज, एक कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है वो हमारे अंदर ही चल रहा है, मुझे पब्लिकली वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कंपनी है वो बिल्कुल भी एक्सपांड ना करना चाहती है, ना कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल कुछ ये आगे जाके करेंगे। सो दैट अगर मुझे बड़ा विजन कुछ नहीं रखना है, बड़े लेवल पे स्केल नहीं करना है, मुझे पैसे बाहर के उठाने नहीं है, तो फालतू के झमेले में क्यों फंसना। इसीलिए मे भी ये लोग सोच रहे होंगे कि फैमिली बिजनेस ही रखते हैं इसको, और एक डीलिस्टेड एंटिटी बना के अपने हाथ में ही सारा कंट्रोल रख देते हैं। 2013 में इन्होंने एक बार कोशिश करी थी कि इसको डिलिस्ट करते हैं, तब इन्होंने ऑफर दिया था 11,500 के आसपास। भाई साहब 11,500 रुपए दे रहे हो सिर्फ एक स्टॉक का।
लोगों को पता चल गया कि ये लोग काट रहे हैं हमारा, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया। ये लोग आगे गए, फिर इन्होंने केसेस करे, सेबी के पास गए, फिर इन्होंने 2022 में एक बार कोशिश करी इसको डिलिस्ट करने की। 2022 में सीधा इन्होंने ऑफर दिया 1,61,000 का, बट ये भी बिल्कुल भी फेयर वैल्यूएशन नहीं था। ऑलमोस्ट मैंने पहले आपको बोला है कि 2 साल हो चुके हैं, 2.5 साल भी हुए होंगे, 3 साल भी हो चुके होंगे उस वीडियो को, 2 साल से तो ज्यादा ही हुए। एक बार एलसीडी इन्वेस्टमेंट सर्च करना, संकेत आवटे मराठी संकेत लिख के आपको नजर आ जाएगा वीडियो। वहां पे हमने 4 लाख का वैल्यूएशन इसका हमने कैलकुलेट किया था, और इन्होंने क्या दिया 1,61,000। अब जब वो लिस्ट हुआ है, अब कैसे 2.5 लाख पहुंचा वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा, बट अभी फिलहाल उन लोगों को जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया उनको तो ऑब्वियसली पता है इसकी वैल्यू क्या है। एक बार मैं रॉन्ग कैलकुलेट कर सकता हूं, बाहर का कोई बंदा रॉन्ग कैलकुलेट कर सकता है, बट जिसने स्टेक लिए है उसने तो एनालाइज करके लिए होंगे ना, तो उनके मन में कोई भी डाउट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। सो दैट सेबी के पास, एनसीएलटी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास वो लोग गए, केसेस करे, बहुत बारी 2021 के बाद हेयरिंग्स इसकी हुई। अब यहाँ पे इस नतीजे पे वो पहुंचे हैं कि बीएसई ने डिसीजन लिया, इस स्टॉक के प्राइस की जो डिस्कवरी है हमें करनी होगी, इसलिए एक स्पेशल कॉल ऑक्शन कंडक्ट करना होगा, जिसका विदाउट सेटिंग एनी स्पेसिफिक प्राइस बैंड, कोई भी बैंड सेट नहीं किया गया, सीधा ऑक्शन लगाया गया, और उस ऑक्शन में इसकी प्राइस 2,36,000 रुपीज। सो वहां से अब बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर आपने एमआरएफ की तरह इसको कंपेयर किया ना, अब ये एमआरएफ से भी महंगा हो चुका है। अगर आपने एमआरएफ में 1 लाख भी लगा दिए होते तो आज 700 करोड़ होते उसके, बट वहां पे हमें नहीं जाना है। यही सेम केस देख लो, 3 रुपए का जिसने भी बाय किया होगा उसका सीधा 2.5 लाख हो चुका है। सो दैट अगर मैंने इसमें 1 लाख लगा दिया या 3 लाख लगा दी, तो भाई साहब कितनी बड़ी अमाउंट होगी, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, सो दैट आपका भी मैथ्स कैसे है मुझे पता चल जाएगा। पता ना, 1 लाख अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता 3 रुपए के भाव से, तो मेरी आज अमाउंट कितनी बन जाती है 1 हफ्ते के अंदर। बाय द वे मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। ये जो कंपनी है इनके पास 2.83% के एशियन पेंट के शेयर्स हैं। सो दैट बहुत तगड़ा पैसा इनको एशियन पेंट से ही आता रहेगा। अगर आप इनका सेल्स देखो तो आपको नजर आ जाएगा कि ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 283 करोड़, मतलब एक ऑलमोस्ट 300 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मेजर अमाउंट होती है डिविडेंड की, जो कि आती है इनको एशियन पेंट की तरफ से। चलो बात करते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी का जहां पे पीई और स्टॉक दोनों भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं पीई रेशो की, सो दैट ये कंसिस्टेंटली फॉल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग निगेटिवली देख रहे हैं अब ऑटो की तरफ। ये हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि इन्होंने जब से इन्वेंट्री करी, प्रोडक्ट को देख के, प्रोडक्ट को जान के, उनका प्लान देख के आप समझ सकते हो कि बिजनेस डिक्लाइन फेज में जाएगा या अपवर्ड फेज में जाएगा। क्यों मैंने बोला था? मैंने बोला था क्योंकि इन्होंने स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर एंड के ऊपर किया था। उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो मराठी संकेत चैनल पे की थी कि बहुत ज़्यादा स्टॉक इन्होंने परचेस करने के लिए बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, वो सेल नहीं हो रहा था, फिर बड़े बड़े डिस्काउंट लगा दिए। इसका मतलब क्लियर विजन मुझे दिख रहा था कि सेल ड्रॉप हो सकता है, और वही हुआ यहाँ पे, राइट। तो अगर सेल ड्रॉप होता जाता है कंपनी का, तो डेफिनेटली आपके आने वाले आंकड़े खराब आ सकते हैं। बट उसके बावजूद भी इनका ईपीएस हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है 445 के आसपास। मैं थोड़ा पीछे जाऊं 400, 200, 300, ईपीएस कम था 100 वगैरह, बट ये ईपीएस कंसिस्टेंटली बढ़ता नजर आ रहा है, विच इज अ रियली पॉजिटिव थिंग कि फंडामेंटल भाई साहब बाप है इन कंपनियों के। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि कोई भी पेनिट्रेशन कार का नहीं हुआ इंडिया में। अगर आप बात करो यूएस की, तो 91% लोगों के पास कार्स है। भारत की आपको पता है कितने परसेंट लोगों के पास कार्स होंगे? 7% लोगों के पास। सो समझ जाना कि यूएस को इंडिया फॉलो करता है, और वही ट्रेंड इंडिया में भी आता है। जैसे हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, हर एक की ख्वाहिश होती है कि भाई साहब कम से कम एक 4 व्हीलर मेरे दरवाजे पे हो, राइट। सो इन दिस केस हर एक इंसान कोशिश करेगा अपनी अपनी लाइफ अपग्रेड करने के लिए। सो यहाँ पे बाइंग और ज्यादा बढ़ता ही जाने वाला है। बात करते हैं रिजल्ट की, 37,000 करोड़ का नेट सेल्स है, जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी ग्रोथ हमें नजर दिख रही है, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है बोल सकते हो आप। और प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन हो चुके हैं, विच इज इंडिकेटिंग कि जो भी आपने डिस्काउंट दिए ना इस बार, इसलिए आपके प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हो चुके हैं। सो ये जो है वो पहले एनालिसिस करना होता है कि भाई साहब कंपनी में क्या चल रहा है, ऑटो कंपनीज में रुकना है, नहीं रुकना है, कैसे रुकना है, कितना रुकना है, लॉन्ग टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म विजन है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करके ही आती है। सो ये जो एनालिसिस करने के लिए हमारे यहाँ टीम बैठी है। सो अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कराना है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है कि मेरी लाइफ, हेल्थ,
मेरे इन्वेस्टमेंट, मेरा गोल, ये सारी चीजें अचीव करने के लिए मुझे किस प्रकार से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दिवाली का शुभ अवसर है, इस बार कॉल करना और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना। छोटी अमाउंट हो, बड़ी अमाउंट हो, कोई भी हो, चुप बैठोगे कोई ग्रोथ नहीं होगी, ना आपके गोल अचीव होने वाले हैं। वो अगर आपको अचीव करने हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सो आप कॉल कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला इलेक्ट्रिक का आपको पता ही है, गिरते गिरते 76 तक आ चुका था, फिर इसने 82 तक अभी करंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 36,000 करोड़ की कंपनी ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ क्रॉस करके ऊपर गया था, ये सीधा 14,000 करोड़ का फॉल आया है। समझ रहे हो, मतलब हमें लगता है कि 10-20 रुपए नीचे आया क्या होगा, 14,000 करोड़ गायब हो गए मार्केट कैप से। तो यहां से समझ में यह आता है कि अगर प्रोडक्ट में आपके दम नहीं है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हो, तो सस्टेनेबल नहीं है। कुछ दिन के लिए चलेगा, कुछ महीनों के लिए आपकी हवा चलेगी अगर आपकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है तो, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर सस्टेन करना है बहुत मुश्किल होता है। मैंने बार बार बोला है कि अमीर बनना आसान है, बट उसको सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसीलिए मैं उसको बार बार इन्वेस्टमेंट से लिंक करता हूं कि अगर मेरी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स है तो वो मैं सस्टेन कर पाता हूं। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है प्रॉपर, मैंने हर एक स्टेज को सिक्योर नहीं किया है, मतलब फिक्स रिटर्न देने वाली कुछ अमाउंट, गारंटीड वाली कुछ अमाउंट, उसके साथ साथ एग्रेसिव रिटर्न, डिफेंसिव रिटर्न और हेल्थ और लाइफ, अगर मैंने प्रॉपर प्रोटेक्ट कर ली है, एक्सपेंस कैलकुलेटेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, सिर्फ मार्केटिंग पे दबा के खर्चा किया गया। जो R&D पे खर्चा करना चाहिए, उस पर टाइम देना चाहिए, वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से प्रमोटर की सोच है और उसकी भाषा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। नो डाउट बंदा विजनरी है, एग्रेसिव है, बहुत फास्ट आगे जाने की कोशिश कर रहा है, कोई इसमें गलत नहीं है। बट दिक्कत यह है कि जब आप ही आपकी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखते हो ना, तो ये सारे प्रॉब्लम एक बिजनेस में हो सकते हैं। बहुत बारी हमें भी क्रिटिसाइज किया जाता है, कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में बोला जाता है, और वो प्लान्ड होता है। बिल्कुल बहुत सारे कमेंट्स प्लान्ड होते हैं, बट हम बिल्कुल भी आंसर नहीं करते उन लोगों को। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनको बढ़ावा दोगे ना, तो और ज्यादा वो खुश हो जाएंगे और आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ने में वो कामयाब हो जाएंगे। सो दैट दिवाली है, मजे में दिवाली हमें बितानी है, उसके साथ साथ ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे लोग डर रहे कि रिलायंस का दाम आधा हो गया, डॉक्टर रेड्डी का दाम आधा हो गया। दाम भाई साहब आधा नहीं हुआ है, वो स्प्लिट हुआ है, बोनस होता है। सो अभी आपको माझगांव डॉक में और श्रीराम फिनांस में भी स्प्लिट आने वाला है, वहां पर भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गिरा है इसीलिए बाय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल वही है, वैल्यूएशन वही सही है, स्टॉक बढ़ चुके हैं। डिफरेंस इतना ही है कि प्राइस कम दिख रही है, वैल्यू कम नहीं हुई है या वैल्यू बढ़ नहीं गई है, वैल्यू उतनी ही है, बैलेंस शीट वही है। सो समझ जाना, अगर जेन्युइनली आपको बिजनेस में दम लगता है तभी इन्वेस्टमेंट करना, या सिर्फ स्प्लिट हुआ है, नीचे आया है, प्राइस कम दिख रही है इसीलिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसीलिए आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।